So good evening friends, welcome to Azu for Tech। तो आज हम लोग बिल्डिंग मटेरियल का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए वैसे टाइम हो गया। एक्चुअली आज क्या हुआ, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ बनाई थी आप लोगों के लिए। अब ये आईपैड किसी तरह से पता नहीं कैसे हैंग हो गया और वो पीडीएफ डिलीट हो गई। डिलीट क्या होगी, क्वेश्चन में कट, मतलब क्वेश्चंस के जो मैंने सेलेक्ट किए थे उनको मैंने कट करके दूसरी फाइल में एक जगह सेलेक्ट करके पेस्ट कर रहा था। अब कट हो गए बट पेस्ट नहीं हो पाए और सारा डेटा उड़ गया। अब ये दोबारा कुछ क्वेश्चंस फिर अरेंज किए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। इस वजह से क्लास भी लेट हो गई, पर चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अप्रोक्सीमेटली। तो आपको मालूम है 4.5% के आसपास होता है, तो जो बेस्ट ऑप्शन है इस समय वो आपके लिए कितना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भैया, राजस्थान जेई के लिए भी यही सब काम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Abnormal and premature hardening within few minutes of water mixing is a phenomenon known as। कंक्रीट में, कंक्रीट की बात कर रहा है ना, लिखा तो नहीं कंक्रीट है। ठीक है, हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो वाटर मिलाने के कुछ ही मिनट बाद जो है वो कंक्रीट आपकी क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉल सेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पैक्शन फैक्टर ऑफ 0.85 इंडिकेट्स अ मिक्स ऑफ। तो आपको मालूम है कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर, बीवी टेस्ट एंड सिलम टेस्ट, ये सब क्या है, वर्केबिलिटी टेस्ट करने के मेथड है। तो अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.85 आ रहा है, इसका मतलब जो मिक्स है वो किस तरह का है, लो वर्केबिलिटी का है, हाई का है, वेरी लो है, नन ऑफ दी अबव। किस तरह की वर्केबिलिटी रिप्रेजेंट करता है 0.85। तो बहुत बढ़िया, सभी के आंसर ऑलमोस्ट सही आ रहे हैं। लो वर्केबिलिटी इज द आंसर। ठीक है, टेबल आप याद रखिएगा। एक्सट्रीमली लो 0.65 से 0.7, वेरी लो 0.7 से 0.8, 0.8 से 0.85 लो, मीडियम 0.85 से 0.95, हाई 0.95 से 1। ठीक है, तो ये टेबल आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट इज रिलेटेड इन कंक्रीट टेक्नोलॉजी। जियोलॉजी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, पे कुछ और ही बना लेते हैं ऑप्शन, रियोलॉजी, मिनरलॉजी, इकोलॉजी। हाँ जी, इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो ईज बेसिकली क्या होता है, ईज वर्ड यूज द वर्केबिलिटी के लिए। तो वर्केबिलिटी अच्छी होती है तो जो कॉन्क्रीट है वो फ्लूइड लाइक बिहेवियर होता है। और आपका मालूम है फ्लूइड्स का जो डिफॉर्मेशन बिहेवियर को हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं, रियोलॉजी में, रियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a test for measuring workability of concrete। ठीक है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट जो होता है आपका वर्केबिलिटी के लिए नहीं, केली बॉल टेस्ट ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि वर्केबिलिटी के लिए ही होता है, फील्ड टेस्ट है।
स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी किसके लिए होता है? एक स्टैंडर्ड पेस्ट बनाने के लिए जितना वाटर चाहिए उसके लिए होता है। नेक्स्ट है फॉर अ सेटिस्फैक्टरी वर्केबल कंक्रीट विद अ कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, ठीक है, इसको बताइए। तो एक कंक्रीट है, वर्केबिलिटी बहुत बढ़िया है, वाटर सीमेंट रेशियो को कांस्टेंट रखा है। अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ाओगे तो क्या होगा? इसका आंसर सी दे रहे हैं आप लोग। सवाल को ध्यान से पढ़िए। एग्रीगेट्स सीमेंट रेशियो है। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो का मतलब क्या? एग्रीगेट ज्यादा, एग्रीगेट ज्यादा है और सीमेंट कम है। तो अगर एग्रीगेट ज्यादा होंगे और सीमेंट कम होगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक बनेगा? तो डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है, डिक्रीज करेगा। एग्रीगेट सीमेंट, एग्रीगेट पहले लिखा है, सीमेंट बाद में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइननेस मॉड्यूलस इज, फाइननेस मॉड्यूलस क्या होता है? व्हाट इज फाइननेस मॉड्यूलस? कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो लिखा है ना, तो वो तो वाटर और सीमेंट का रेशियो कांस्टेंट है। वाटर सीमेंट रेशियो मतलब वाटर और सीमेंट का रेशियो कांस्टेंट है। यहां पर बात हो रही है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो की, यहां पर बात हो रही है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो की, ठीक है। तो फाइननेस मॉड्यूलस इज एन इंडेक्स व्हिच गिव्स द मीन साइज ऑफ द एग्रीगेट यूज्ड इन अ मिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बालक, वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट है, मान लो 0.6, तो इसका मतलब यह हो गया कि जो वाटर होगा वो 0.6 टाइम्स सी होगा, यही तो होगा, W अपॉन सी बराबर 0.6। तो जितना सीमेंट का वेट होगा, ठीक है, तो ये आपने जितना भी सीमेंट लोगे तो रेशियो कांस्टेंट है, जितना सीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप वाटर डालोगे। तो सीमेंट के वेट का 60%, सीमेंट अगर 100 ग्राम है तो पानी आप 60 ग्राम लेकर चलोगे, तो ये रेशियो कांस्टेंट है। अब बात हो रही है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो की। अब इस रेशियो को बढ़ा दिया, तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर हमने सीमेंट को 100 ग्राम फिक्स कर दिया, फॉर एग्जांपल 100 ग्राम, तो वाटर कितना हो गया? 60 ग्राम, वो कांस्टेंट हो गया। अब सीमेंट एग्रीगेट, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? एग्रीगेट तो आपने 100 ही रखा, सॉरी सीमेंट 100 ही रहा, एग्रीगेट मान लो पहले अगर 200 ग्राम था तो अब आपने एग्रीगेट बढ़ाकर 300 ग्राम कर दिया। तो जो सीमेंट 200 ग्राम एग्रीगेट के लिए सफिशिएंट था, क्या वो 300 ग्राम के लिए सफिशिएंट होगा? अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़ेगा कि कंप्रेसिव पर? देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो वैसे भी हम लोग क्या मानकर चलते हैं? नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं? नेग्लिजिबल मान के। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान, इसको समझ लीजिएगा जरा। क्वेश्चन ये आ रहा है कि मान लीजिए हमने यही बात कर ली कि सर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो आप बढ़ा रहे हो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो आप बढ़ा रहे हो, तो आप कह रहे हो कि जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर रही है। अब ये स्ट्रेंथ कौन सी डिक्रीज कर रही है? टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है? ये क्वेश्चन इसलिए दिमाग में आता है बिकॉज अगर ये एग्रीगेट्स है हमारे पास,
तो मान लीजिए हमारे पास ये एग्रीगेट्स हैं और इनके चारों तरफ क्या है, ये सीमेंट की लेयर है। सीमेंट की लेयर से ये क्या है, इस तरीके से बंधे हुए हैं और यहां वॉइड्स में भी सीमेंट भर जाएगा। तो मान लो अगर सीमेंट कम रह भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा भी तो कंप्रेसिव फोर्स तो किस पर डिपेंड करेगी, एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू पर। तो क्या इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट पड़ना चाहिए? तो कौन सी स्ट्रेंथ पर असर पड़ेगा? तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो डिजाइन के लिए हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ तो वैसे ही खत्म मानकर चलते हैं, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो हम लोग पहले ही खत्म मानकर चलते हैं, तो बात बेसिकली किसकी होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की होगी। अब आपको यह भी मालूम है कि जब हम लोग रिचर मिक्सेस या हाई ग्रेड कंक्रीट जब बनाते हैं तो हाई ग्रेड कंक्रीट में क्या होता है, सीमेंट एग्रीगेट रेशो ही तो बढ़ता है। तो जब हम बोलते हैं कि ऐसे तो फिर M20, M30, M40 इन ग्रेड्स का मतलब ही नहीं हुआ। ये सारे के सारे ग्रेड्स क्या बताते हैं हमें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही तो बताते हैं। और ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें कैसे मिलती है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें कैसे मिलती है, एग्रीगेट्स के रिलेटिवली सीमेंट का अमाउंट बढ़ाकर। समझ गए, M20, M30, M40 हमें कैसे मिलता है, दे ऑल आर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें कैसे मिलती है, कैसे मिलती है, एग्रीगेट्स के रिलेटिवली सीमेंट का अमाउंट ज्यादा करके, ऐसे ही तो मिलती है ना। तो इससे क्लियर हो गया। दूसरी बात कि जब हम किसी मेंबर पर एक्सियल फोर्स लगाते हैं तो कंप्रेशन की वजह से फेलियर डायरेक्टली क्रशिंग की वजह से हो, ये कोई जरूरी नहीं है। शेयर फेलियर भी तो होती है। 45 डिग्री पर क्रैक्स पड़ते नहीं पड़ते, तो जब 45 डिग्री पर क्रैक्स पड़ेंगे तो उस समय क्या होंगे, ये जो एग्रीगेट्स हैं ये एक दूसरे पर इस तरीके से स्लिप करेंगे। तो जब ये स्लिप करेंगे तो इनके बीच का क्या हो रहा है, जो सीमेंट मटेरियल, सीमेंट पेस्ट की वजह से जो बॉन्ड बन रहा था वो बॉन्ड वीक हो जाएगा ना। तो हम लोग कंक्रीट का अगर कॉलम बनाते हैं और एक्सेल लोड बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो कॉलम कैसे फेल करता है, जरूर तो ना डायरेक्ट क्रशिंग से ही फेल करे, उसमें 45 डिग्री पर क्रैक पड़ जाएंगे, सीयर में फेल कर जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if characteristic compressive strength at 28 days is 40 Newton per mm square and the standard deviation is 5 Newton per mm, the target strength at 28 days for concrete mixed proportions। तो सभी का आंसर आ गया। आपको मालूम है टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो होती है ये FM बराबर होता है FC के प्लस 1.65 सिग्मा। FC क्या आपको दिया है, सिग्मा आपको दिया, सॉल्व करके सभी का आंसर आ गया 48.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनएडिक्वेट कॉम्पैक्शन ड्यूरिंग कंक्रीट कास्टिंग रिजल्ट्स इन, अगर आपने प्रॉपरली कॉम्पैक्ट नहीं किया है कंक्रीट को तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या होगा भैया, इनएडिक्वेट कॉम्पैक्शन ड्यूरिंग कंक्रीट कास्टिंग रिजल्ट्स इन, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। भैया कॉम्पैक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं, वाई कॉम्पैक्शन इज डन टू रिड्यूस शहद कंगी, टू रिड्यूस वॉइड्स। तो अगर आपने प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं किया तो क्या हो जाएंगे, वॉइड्स बन जाते हैं।
और ये वॉइड्स का क्या हो जाता है, एक नेटवर्क सा बन जाता है, उसको बोला जाता है हनी कॉम्बिंग। ठीक है, हनी कॉम्बिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, the approximate ratio between the strength of cement concrete at 7 days and 28 days। ठीक है, तो कितना होता है, 2/3। 2/3। तो 7 डेज पर 0.65 से 0.7, 2/3 हो गया। 1 मंथ 28 डेज पर 1, 3 महीने में 10%, 28 दिन से 10% स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है, और 1 साल बाद 20% तक ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है हमें। ठीक है, क्योंकि हम जो स्ट्रेंथ बताते हैं वो 28 दिन की क्यूरिंग पर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the most commonly used admixture which increases the workability of concrete is called। अच्छा, भी एक भाई साहब कह रहे थे सर थोड़ा फास्ट फास्ट करवाइए, जल्दी जल्दी। तो देखो, जल्दी जल्दी करवाने में क्या होगा, फिर मैं ही सवाल पढ़ूंगा और मैं ही आंसर दूंगा। मैं क्यों जानबूझकर 5-10 सेकंड बाद बोलना शुरू करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप क्वेश्चन खुद से पढ़ें और खुद से समझें। क्योंकि अगर मैं जल्दी जल्दी में मैं ही सवाल पढ़ूंगा और मैं ही समझा दूंगा, तो फिर एग्जाम में तो सवाल आपको खुद को पढ़ना है और खुद को ही समझना है। इसलिए इनिशियली 10 से 15 सेकंड आपको मिलने चाहिए कि 10-15 सेकंड में आप सवाल को पढ़ें, समझें और आंसर करें, उसके बाद मैं बोलना शुरू करूं। ठीक है, तब आपका रियल बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए हमें क्वेश्चंस करने हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ के समझ के फिर आंसर करें। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर व्हिच इंक्रीजेस द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज कॉल्ड। तो क्या होगा, प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर जो वर्ड आया है वो वर्ड आया है प्लास्टिसिटी से। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी को हिंदी में बोलते हैं सुघट्यता। तो प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आप किसी सब्सटेंस को आप कोई प्रॉपर शेप दे सकते हो। तो जब तक कंक्रीट वर्केबल है तभी तक आप उसे कोई शेप प्रोवाइड कर सकते हो। अगर कंक्रीट वर्केबल नहीं रही, हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, अगर कंक्रीट आपके पास आपकी वर्केबल नहीं रही तो वो प्लास्टिक नहीं रहेगी। अगर एक बार कंक्रीट सेट हो गई तो वो प्लास्टिक नहीं रहेगी। आप समझ रहे हैं? तो प्लास्टिसिटी एक तरह से वर्केबिलिटी का ही सिनोनिम है। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पर प्लास्टिसाइजर। डी क्यों नहीं होगा सर, मैं ये नहीं कह रहा डी, यहां पर क्या लिख रखा है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। एयर एंटेनिंग एजेंट्स आर नॉट मोस्ट कॉमनली, बिकॉज एयर एंटेनिंग एजेंट से क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है। एयर एंटेनिंग एजेंट से क्या होता है, एयर एंटेनिंग एजेंट से क्या होता है, वर्केबिलिटी तो बढ़ जाती है, आपकी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, बट स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, एयर एंटेनिंग एजेंट वहां यूज करते हैं जहां टेम्परेचर कम होता है या जहां थॉइंग एंड फ्रीजिंग होने के चांसेस होते हैं, जब थॉइंग एंड फ्रीजिंग होने के चांसेस होते हैं। बी इज मोर एप्रेट, शाबाश बेटा। रिटार्डर क्या होता है, ये तो सेटिंग टाइम डिक्रीज करता है ना, एक्सीलरेटर सेटिंग टाइम इंक्रीज करता है। अब एक भाई साहब कह रहे हैं कि प्लास्टिसाइजर तो वाटर का अमाउंट क्या करता है, उसको कम करता है, वाटर डिमांड कम। सेम वर्केबिलिटी के लिए ये तो वही बात हो गई कि अगर हमने स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट पे हमने कहा कि हथौड़ा हम लोग 4 केजी की जगह 10 केजी का ले लेंगे। जब 4 केजी की जगह अगर 10 केजी का हथौड़ा ले लेंगे तो मैंने कह दिया ओएमसी डिक्रीज कर गया, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो आप कहोगे सर कि हैवी एफर्ट लगा देने से तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया, तो डाई डेंसिटी कैसे बढ़ेगी, फिर तो डाई डेंसिटी कम होनी चाहिए।
आप समझ रहे हो? तो कम वाटर, जब हैवी कॉम्पैक्शन एफर्ट लगाते हैं हम लोग, यूज करते हैं, तो कम वाटर कंटेंट पर ज्यादा डेंसिटी मिलती है। तो सेम चीज यहां पर है। तो प्लास्टिसाइजर का काम ही ये है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मोर्टार फॉर विच बोथ सीमेंट एंड लाइम इज मिक्स्ड इज कॉल्ड। ऐसा मोर्टार जिसमें सीमेंट और लाइम दोनों को मिलाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जल्दी बताइए। तो उसको बोलते हैं गेज मोर्टार। ऑप्शन बी मत लगा देना, सीमेंट लाइम मोर्टार। आंसर क्या, उसको बोलते हैं गेज्ड मोर्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्स मिनिमम सीमेंट पेस्ट। तो अगर सरफेस एरिया मिनिमम होगा, सरफेस एरिया अगर मिनिमम होगा, तो वाटर सीमेंट पेस्ट भी क्या चाहिए होगा, कम चाहिए होगा। तो जो राउंडेड एग्रीगेट्स होते हैं, जो राउंडेड एग्रीगेट्स होते हैं, उनका सरफेस एरिया क्या होता है, मिनिमम होता है। और सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो सीमेंट पेस्ट क्या चाहिए होगा, कम चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने कब बोला कि सैंड नहीं होता है? मोर्टार बिना सैंड के बना लोगे? रिडक्शन ऑफ पीएच वैल्यू इन कंक्रीट इज रिफर्ड एज, इसको बोलते हैं कार्बोनेशन। कार्बोनेशन, ठीक है। हाइड्रेशन, वाटर के साथ रिएक्शन, पोजोलानिक रिएक्शन, पोजोलाना से रिच मिक्स सीमेंट अमाउंट ज्यादा बढ़ जाना, कार्बोनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। What is the amount of water required for a workable reinforced concrete of mix 1:2:4? Why weight when water cement ratio is 0.6? आरसी लिखा है और डेंसिटी 2400 दे रहा है। एंड यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट इज 2400 kg पर मीटर क्यूब। तो देखो वाई वेट है, तो वाई वेट होने का मतलब क्या है कि अगर आप 1 मीटर क्यूब कंक्रीट लेकर चलोगे तो उसका वेट कितना होगा, 2400। तो इसमें सीमेंट कितना होगा, 1/7। सीमेंट का अमाउंट आ गया। अब वाटर सीमेंट रेशियो कितना है, 0.6। तो सीमेंट अगर इतना है तो वाटर कितना होगा, इसी को 0.6 से मल्टीप्लाई कर देना। तो लगभग लगभग 205 लीटर आपका आंसर जो है वो आ रहा होगा। टू 205 kg आएगा। आपका मालूम है वाटर जो है वो 1 kg पर लीटर डेंसिटी होती है, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइज ऑफ एग्रीगेट, particle shape, color, surface texture, all of which have influence on the durability of concrete should conform to। महेश वर्मा, समझ नहीं आया गुरुजी। अरे बेटा समझना क्या है, सीमेंट फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का रेशो दे रखा है 1:2:4। तो अगर एक्स अमाउंट हमने सीमेंट मिलाया
तो 2x अमाउंट फाइन एग्रीगेट होगा, 4x अमाउंट आपका क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट होगा। तो टोटल कितना बना 7x, और इससे आपका कितना मिल रहा है 2400 किलोग्राम आपने कंक्रीट बनाई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2400/7, 2400/7 सीमेंट आ गया ना। अब वाटर सीमेंट रेशो यानी कि W/X दे रखा है 0.6, तो वाटर कितना हो जाएगा 0.6x इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 2400/7। मितेश ठक्कर जी, बेटा वाई वेट है, वाई वेट, वॉल्यूम नहीं है। वेट के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, वेट तो कांस्टेंट रहेगा ना बालक। द साइज ऑफ एग्रीगेट, पार्टिकल शेप, कलर, ये सब किसमें होता है, तो IS 383, IS 383। बाकी कुछ और कोड हैं साथ में, काम आ जाएंगे कहीं। IS 383 1970। तो ये साइज ऑफ एग्रीगेट, पार्टिकल शेप, कलर, सरफेस टेक्सचर के लिए। IS 456 तो आपको मालूम है। IS 12269 जो दे रखा है वो आपके पास इस स्पेसिफिकेशन फॉर 53 OPC 53 के लिए। IS 1489 जो आपके पास पोर्टलैंड पोज़्ज़ालाना सीमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an aggregate is termed as flaky। एग्रीगेट्स को फ्लेकी कब बोलते हैं, तो इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज लेस देन 0.6 टाइम्स इट्स मीन डायमेंशन। ठीक है, तो मीन डायमेंशन का 350 या 0.6 टाइम से भी कम होता है, थिकनेस बहुत कम होती है, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, फ्लेकी। हिंदी बोलते हैं पत्रिल, पत्ते जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following grades of concrete in RCC is recommended for severe exposure condition। तो सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रेड यूज करेंगे, बेटा चौथे में लेंथ दिया था, चौथे में लेंथ दिया था 1.8 बेटा इलोंगेटेड के लिए होता है। वहां थिकनेस को कंपेयर, थिकनेस बहुत कम होती है, लेंथ थोड़ी ना। और 1.8 मीन डायमेंशन, जो लेंथ होती है वो मीन डायमेंशन के 9/5 या 1.8 से ज्यादा होती है, उसको इलोंगेटेड बोलते हैं, लंबोतरा। ऐसे पार्टिकल जो लेंथ जिनकी बहुत ज्यादा होती है। तो M30, तो माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, वेरी सिवियर, एक्सट्रीम सिवियर, 20, 25, 30, 35, 40, ये सब आरसीसी में हमने पढ़ा। इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल कवर लेते हैं और सीमेंट कंटेंट भी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियल स्प्लिट्स, स्प्लिट मतलब जो फाइबर टिम्बर के अलग अलग हो जाते हैं, विच आर वाइडर ऑन द आउटसाइड ऑफ द लॉग एंड नैरोअर टुवर्ड्स द पिथ आर नोन एज। तो टिम्बर का जो सेंट्रल रीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिथ बोलते हैं। तो इसमें इस तरह से जो होते हैं वो स्प्लिट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो बाहर तो क्या है वाइडर हैं और अंदर की ओर क्या है नैरोअर होते चले जाते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार शेक्स। ठीक है, स्टार शेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजनिंग ऑफ टिम्बर, टिम्बर की सीजनिंग से क्या होगा,
तो टिम्बर के अंदर जो सैप होता है, जो रस होता है, उसको निकालने की प्रक्रिया सीजनिंग कहलाती है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो है वो इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड वेट कीजिएगा, बहुत अर्जेंट कॉल है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम इन अ डायरेक्शन। तो आंसर सभी का आ ही गया होगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल टू ग्रेन्स हो जाएगा, पैरेलल टू ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टिम्बर कैन बी मेड मोर फायर रेजिस्टेंट बाई, तो सर एबल्स प्रोसेस, सर एबल्स प्रोसेस, ठीक है। सर एबल्स प्रोसेस में क्या होता है, डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, पहले इसकी कोटिंग होगी। इसके बाद में सिलेक्ट लाइम, भुजे हुए चूने का पेस्ट कर देंगे, इस पर अप्लाई कर देंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, सिलिकेट या सोडा इसको अप्लाई कर देंगे इसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर IS कोड द वेट ऑफ टिम्बर इज स्पेसिफाइड एट, नॉट ओनली वेट ऑफ टिम्बर बट मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसी वाटर कंटेंट पर जो है वो बताई जाती है। तो कितना होता है ये वाटर कंटेंट, तो 12%, 12%। नॉट्स इन टिम्बर आर, नॉट्स, टिम्बर में नॉट्स क्या है, हाँ तो जहां से ब्रांचेस निकल रही होती हैं, जहां से ब्रांचेस निकल रही होती है वहां पर आपको नॉट्स बनी हुई दिखाई देंगी। दे आर साइंस ऑफ ब्रांचेस कट ऑफ, ठीक है। शाखाएं जहां से निकलती हैं तने से, तो वहां पर गांठें पड़ जाती हैं, नॉट्स बन जाती हैं। A thin layer of fresh sap lying between sapwood and inner bark, कौन सी लेयर होगी, कैम्बियम लेयर। बारिश हो रही है तो मजे करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सीजनिंग टिम्बर आर्टिफिशियली? स्किन सीजनिंग, एयर सीजनिंग, केमिकल, इलेक्ट्रिकल। तो जो एयर सीजनिंग है वो क्या है? नेचुरल है। एयर सीजनिंग तो नेचुरल होगी ना, तो बाकी सारे क्या होंगे? आर्टिफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कोनिफरस ट्रीज? कोनिफरस जिनकी पत्तियां पतली कोन जैसी होती हैं। कोनिफरस को सॉफ्टवुड भी बोलते हैं ना। हाँ, तो इनकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है, तो यही आपका आंसर है, लो डेंसिटी। जबकि डेसिडुअस या हार्डवुड की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो दे आर लाइट नॉट हैवी। बाकी सब सही है, लाइट इन कलर, इनमें एनुअल रिंग्स मिलती हैं, और स्ट्रक्चर रेजिनस होता है, इनमें गोंद होता है। एसक्यू इज, एसक्यू क्या है? व्हाट इज एसक्यू? तो इट इज अ प्रिजर्वेटिव फॉर टिम्बर। ठीक है, टिम्बर के संरक्षण के लिए यूज होता है। 1 पार्ट आर्सेनिक ऑक्साइड, 3 पार्ट्स कॉपर सल्फेट एंड 4 पार्ट्स पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो आर्सेनिक और कॉपर तो है नाम में, पोटाशियम डाइक्रोमेट को नाम में लिखना भूल गए। और ये किसने बनाया? अपना जो इंडिया में देहरादून में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर ये बनाया गया है। ठीक है, टिम्बर कैन बी मेड रीजनेबली फायर रेजिस्टेंट बाई। अब यहां पर सर एवल्स प्रोसेस तो है नहीं, तो क्या आंसर है इसका? अमोनियम सल्फेट के सोल्यूशन के थ्रू भी, सोकिंग इट इन अमोनियम सल्फेट, इसके थ्रू भी आप इसे फायर रेजिस्टेंट बना सकते हैं। कुछ अदर कंपाउंड्स हैं, अमोनियम फॉस्फेट, बोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, ठीक है, सोडियम या कैल्शियम के सल्फेट्स एक्सेट्रा, ठीक है, इनके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, a timber whose thickness is less than 50 mm and width is more than 150 mm, थिकनेस 50 mm से भी कम है, जबकि चौड़ाई 150 mm से ज्यादा है, इसको क्या बोलेंगे? तो बोर्ड बोलेंगे, बोर्ड। कुछ टेक्निकल टर्म सॉल्व पढ़ लीजिए। बोर्ड, थिकनेस 50 mm से कम, विड्थ 150 से ज्यादा। बार्क, क्रॉस सेक्शन इज मोर देन 50/50 और लेंथ 200 mm से भी ज्यादा। बैटन, थिकनेस 50 से 100 mm के बीच में, चौड़ाई 125 से 175 के बीच में। और प्लैंक, थिकनेस 50 mm से कम होती है, लेकिन जो चौड़ाई है वो 50 mm से ज्यादा होती है। ठीक है, तो प्लैंक हो गया। नेक्स्ट, तो लॉन्ग सॉन टिम्बर पीस, एक लंबा लकड़ी का टुकड़ा, पैरेलल साइड्स हैविंग इट्स थिकनेस लेस देन 50 mm, थिकनेस 50 mm से कम है, बट चौड़ाई 50 mm से ज्यादा है। तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन के सोल्यूशन में इसके बारे में पढ़ा, क्या लिखा था? प्लैंक। तो कई बार सोल्यूशन में जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखी होती हैं, उनको पढ़ने से हमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू एंडोजिनस ट्रीज? एंडोजिनस क्या होता है? जो अंदर की ओर ग्रो करते हैं, जिनमें नई लेयर बाहर से अंदर की ओर, बाहर की जो लेयर्स होंगी वो हार्ड होंगी, अंदर की तरफ लेयर जो है वो सॉफ्ट होती रहेंगी। जबकि एक्सोजिनस क्या होंगे? अंदर से बाहर की ओर ग्रो करेंगे। तो उसमें कह रहा है डज नॉट बिलोंग टू एंडोजिनस। तो बैम्बू, कोकोनट, केन, गन्ना, ये सारे के सारे क्या है आपके? एंडोजिनस हैं। तो ठीक क्या होगा? एंडोजिनस नहीं होगा, ये एक्सोजिनस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। डेसिडुअस, डेसिडुअस क्या होता है? हार्डवुड। कोनिफर क्या होता है? सॉफ्टवुड। एंडोजिनस क्या है? बैम्बू। तो ए आपका किससे मैच कर रहा है? 2 से। बी आपका किससे मैच कर रहा है? 1 से। सी किसका मैच कर रहा है? 4 से। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। और यूकेलिप्टस क्या हो जाएगा फिर आपका? एक्सोजिनस हो जाएगा, है ना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिवेंटिव एसक्यू ट्रीटमेंट फॉर टिम्बर इज गिवन अगेंस्ट। तो एसक्यू ट्रीटमेंट जो देते हैं वो किसके अगेंस्ट दिया जाता है? किससे बचाने के लिए दिया जाता है? डैम्पनेस से, फायर अटैक से, केमिकल अटैक से, टर्माइट अटैक से? बेटा फायर अटैक से बचाने के लिए सर एवल्स प्रोसेस होता है, एसक्यू नहीं होता है। तो आंसर क्या? टर्माइट अटैक, टर्माइट, टर्माइट। ठीक है, टर्माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आईएस कोड इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर फॉर सीजनिंग पर्पस? ठीक है, सीजनिंग पर्पस के क्लासी के लिए टिम्बर को क्लासिफाई करने के लिए कौन सा कोड यूज करते हैं? तो ये आपके पास IS 1141 1958। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कोड्स हैं, बट इनको फिर भी अगर आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे, गूगल कर लेंगे तो अच्छा है। IS 1708 जो होता है ये टेस्टिंग ऑफ स्मॉल स्पेसिमेन ऑफ टिम्बर। IS 1141 क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर फॉर सीजनिंग। IS 399 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्शियल टिम्बर्स and their journal distribution। IS 4970 की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमर्शियल टिम्बर। ठीक है, ये कोड्स पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है भाई, चलिए तो आज इतना ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आज कम रह गए आपके, क्योंकि जो ओरिजिनल PDF थी वो डिलीट हो गई। तो फिर भी हालांकि ये क्वेश्चन सारे दोबारा ही लाया हूँ आपके लिए, बहुत कम क्वेश्चन रिपीटेड थे, आपने कर रखे हैं वो एक अलग बात है। चलिए अच्छा है आप लोग सब कर पा रहे हैं क्वेश्चन, मतलब ठीक है, आपको सब ये आता है, यही चाहिए। जितना अच्छा यहाँ परफॉर्म करोगे उतना अच्छा एग्जाम में होगा। अब मुझे लग रहा था कि टाइम कम ना पड़ जाए, तो मैंने जल्दी 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 करवाए। ठीक है, सफिशिएंट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम ज्यादा कर लेंगे, बैलेंस कर देंगे किस दिन आज के क्वेश्चंस। बिल्डिंग मटेरियल कल हम लोग क्या करें? बेटा कंस्ट्रक्शन की तो मैराथन क्लास ऑलरेडी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की मैराथन क्लास ऑलरेडी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्लस CPM पार्ट दोनों की है। चलो फिर कल CPM पार्टी कर लेते हैं।
कल सीपीएम पर्ट कर लेते हैं। एसएससी जे 3 डेज वाले में भी करवा रखा है, अलग से भी करवा रही, यूपीपीएससी के टाइम पर भी, यूपीपीएससी एई के टाइम पर भी करवा रखा है। चलो सीपीएम पार्ट बोल दिया तो सीपीएम पार्ट ही कर लेते हैं। एस्टिमेशन एस्टिमेशन भी अब नंबर तो आनी है, सभी का नंबर आना है, कोई भी पहले कर लो, क्या फर्क पड़ता है। बढ़िया आचार्य जी, ऐसे ही इंप्रूवमेंट होता रहेगा, सेशन कंटिन्यूअसली करते रहिए। चलो फिर एस्टिमेशन करवा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। एक को आप कह रहे हैं एनडब्ल्यूडी के एग्जाम है, कोई बात नहीं, एस्टिमेशन कॉस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कल एस्टिमेशन कर लेंगे, ठीक है भाई, जब इतने ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो कल एस्टिमेशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कल एस्टिमेशन कॉस्टिंग करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, एक कैमरे की अभी ना लाइट वाइट का बड़ा इशू है, अंधेरा अंधेरा आएगा, ठीक है, अंधेरा अंधेरा आएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट, हो गया दर्शन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टाइम उसका हो जाएगा आपका, ठीक है, चलो। परसों संडे मजे मजे करना, ठीक है। चलिए, ये वॉइस मिसमैच वाली दिक्कत नहीं होती ना तो मजा आता है, वॉइस मिसमैच जो है वो सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है, चलो।